आज हम इस वीडियो में BE GLA 136 जो कि BAG BSCG BComG और BCA न्यू इन सारे कोर्सेज में अवेलेबल है। इसका आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2024 का है इसके आंसर्स के साथ में अच्छे से देखेंगे और मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये अभी BCA न्यू में भी आ चुका है और इसका टाइटल इंग्लिश एट द वर्क प्लेस है। ये 3 घंटे का पेपर होता है और इसका मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है जो कि आपकी मार्कशीट में इसका 100% वेटेज होता है। और इसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो कंपलसरी होते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, जो कि आपका 10 मार्क्स का प्रश्न है और हर एक करेक्ट मैचिंग का आपको कितना नंबर मिल रहा है यहाँ पे 1 नंबर। ये 10 फ्रेजेस हैं, इनको आपको करेक्ट वर्ड से मैच करना है। तो आप यहाँ पर इसको चाहे तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं डायरेक्टली इसके आंसर पे आता हूँ। यहाँ पे इसके आंसर लिखे हैं। यहाँ पे पहले वाले का आंसर है VI यानी कि छठा वाला। ये टेंजिबल का मतलब क्या होता है? मूर्त, जिसको छुआ या देखा जा सकता है, यानी कि रिजल्ट्स दैट आर इजी टू सी। तो इसका करेक्ट मैच क्या है? टेंजिबल वाला। और ऐसे बी वाले का यानी कि एविडेंस दैट शोज पीपल योर एबिलिटीज़, ऐसा सबूत जो आपकी एबिलिटीज़ को दर्शाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रमाण पत्र यानी क्रेडेंशियल्स। जैसे कि 12th की मार्कशीट आपकी एबिलिटी को दिखाता है कि आपने 12th पास कर लिया है। ऐसे ही कई सारे प्रमाण पत्र होते हैं जो आपकी एबिलिटी को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर सी नंबर वाला है। सी का करेक्ट मैच है फ्रिल्स यानी तामझाम। ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नो ग्रेट वैल्यू, यानी कि बिना किसी मूल्य की वस्तुएं, जिसको क्या बोलते हैं? फ्रिल्स। हिंदी में इसको तामझाम। मैंने इन सबको हिंदी में भी लिखा है, लेकिन आप लोग वहाँ पर हिंदी में नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में और इसको डायरेक्टली मैच करेंगे इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखने के बजाय। मुझे यहाँ पर इसको अच्छे से दर्शाते हुए नहीं बन रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको क्या किया कि इस तरह से लिख दिया। आप चाहे तो लिख सकते हैं एग्ज़ाम में ऐसे ही, लेकिन अगर आप उसको मैच करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और ये जो मैं हिंदी में लिखा हूँ ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो जो इसमें पूछा जा रहा है उसके हिसाब से ही अपना उत्तर लिखना। चौथा है अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ टाइम ऑफ अक्रेंस। तो इसका सही उत्तर है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि कालानुक्रमिक, यानी कि क्रम के अनुसार, क्रोनोलॉजिकल। अब उसके बाद में पांचवा है एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड और शेप्ड बाय ह्यूमन क्राफ्ट। मानव शिल्प द्वारा निर्मित या आकार दी गई वस्तु, यानी कि कलाकृति। और उसके बाद में है एन ऑफिशियल अवार्ड और रिकमेंडेशन, उसको क्या कहते हैं? कमेंडेशन। और उसके बाद में एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को कुछ ही शब्दों में बोल देना, यानी कि कई सारी चीज़ों को बहुत ही कम शब्दों में बता देना, क्या कहते हैं? कंसाइज, यानी कि संक्षिप्त। अब एच वाले में क्या है? कमिंग बिफोर, जो पहले आता है। तो यहाँ पर पहले आने को क्या बोलते हैं? प्रायर। पीपल इन चार्ज ऑफ हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज़, जो नए एम्प्लॉयज़ को हायर करता है उसको क्या बोलते हैं? उनको रिक्रूटर्स बोलते हैं, यानी कि भर्ती करता। और स्टार्टिंग समथिंग, कुछ भी स्टार्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजिंग, यानी कि आरंभ करना। अब ये जो जितने भी सब इंग्लिश में ये वाले वर्ड भी लिखे थे उनको भी मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है। आप चाहे तो इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। परिणाम जो देखने में आसान है उसको क्या बोलते हैं? मूर्त। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है रिजल्ट दैट आर इजी टू सी, टेंजिबल यानी मूर्त। और ऐसे ही दूसरा साक्ष्य जो लोगों को आपकी क्षमताएं दिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रमाण पत्र। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है एविडेंस दैट शोज पीपल योर एबिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल्स। ऐसे ही सारे हैं, तो आप इन सबको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका देख सकते हैं कि आपको ये PDF कैसे मिल सकती है। चलो अब इसके आगे का देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 10 नंबर का है और इसमें हर एक वर्ड जो है वो 2-2 नंबर कैरी करता है, यानी कि ये जो 5 हैं वो कितने? 2-2 नंबर के हैं। इनसे क्या करना है? हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो चलो इन सब से सेंटेंसेस बनाते हैं। तो कम से कम आप इसमें 2-2 सेंटेंसेस तो ज़रूर ही बनाना हर एक का। यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है इनोवेटिव का मतलब होता है हिंदी में अभिनव। मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए हिंदी भी लिख दिया हूँ, लेकिन आप लोग वहाँ पर हिंदी में ना लिखना। तो चलो सबसे पहले हम इनोवेटिव का देख लेते हैं। तो इनोवेटिव का है द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव ऐप दैट सिंप्लीफाइज डिजिटल पेमेंट्स। कंपनी ने एक ऐसी ऐप इंट्रोड्यूस की जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स को आसान कर देती है। हर इनोवेटिव अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्न हर अ प्रमोशन, यानी कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो इनोवेटिव अप्रोच थी उसने क्या किया? उसे प्रमोशन देने योग्य बना दिया। अब यहाँ पर क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता,
द आर्टिस्ट क्रिएटिविटी वॉज एविडेंट इन हर वाइब्रेंट एंड यूनिक पेंटिंग्स। और दूसरा है सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कंपेन्स ऑफन रिले ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ देयर डिज़ाइनर्स। यानी कि जो सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग होती है वो किस पर रिले करती है, यानी किस पर आश्रित होती है, क्रिएटिविटी ऑफ देयर डिज़ाइनर्स, डिज़ाइनर्स की क्रिएटिविटी पर। अब यहाँ पर सी नंबर वाला है जो कि है एम्बिशन, यानी कि महत्वाकांक्षा। तो इससे मैंने यहाँ पर 2 सेंटेंस बनाए हैं, जैसे कि हिज एम्बिशन टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे सफल व्यवसायी बनने के लिए अथक रूप से प्रेरित किया। विदाउट एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा के बिना अचीविंग ग्रेट माइलस्टोन्स इन लाइफ कैन बी चैलेंजिंग, जिंदगी में नए आयामों को पाना चुनौतीपूर्ण होता है। अब टीम वर्क यानी कि सामूहिक कार्य, सक्सेस किस पे निर्भर कर रही थी, सबसे अच्छे टीम वर्क पे। तो यहाँ पर टीम वर्क वर्ड यूज़ हो गया। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस इससे बन जाएगा, इफेक्टिव टीम वर्क हेल्प्स इन ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अचीविंग गोल्स मोर एफिशिएंटली, यानी कि अच्छा सामूहिक कार्य हमें अपने लक्ष्यों को और आसानी से अचीव कर पाने में हमारी सहायता करता है। अब है डेडिकेशन यानी कि समर्पण। हर डेडिकेशन टू हर स्टडीज पेड ऑफ व्हेन शी टॉप्ड द बोर्ड ऑफ एग्जाम्स, यानी कि पढ़ाई के प्रति उसकी लगन का फल उसे तब मिला जब उसने बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया। अब दूसरा है द डॉक्टर्स डेडिकेशन टू हिज पेशेंट्स वाज एविडेंट इन हिज लॉन्ग आवर्स एट द क्लिनिक, यानी कि डॉक्टरों का अपने मरीजों के प्रति समर्पण उनके क्लिनिक में लंबे समय तक रहने से स्पष्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग देम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब हमें इसको क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में करना है। तो इसके भी हमें 10 नंबर मिलेंगे। हर एक जो सेंटेंस है यहाँ पर वो 2-2 नंबर का है, तो आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में 2-2 नंबर इसके मिलेंगे, जितने भी आप सही कर पाओगे। तो चलो सबका देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर नीचे इसके आंसर लिखे हैं। अगर आपको ये एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस को अच्छे से जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में मुझे बिना ज़्यादा एक्सप्लेन किए आपको बताना पड़ेगा। द टीचर इज़ टीचिंग द कोर्स, यहाँ पर पैसिव का मतलब ये होता है जो यहाँ पर सबसे लास्ट में होता है उसे हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, यानी कि उसको सबसे आगे लिखना पड़ता है और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को डिज़ाइन करना पड़ता है। बाकी तो एक्टिव पैसिव को अगर अच्छे से सीखोगे तभी पता चल पाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, अगर हमको इसको सबसे पहले लिखना है तो हम इसको सबसे पहले लिख देंगे। अगर ये यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में होता है यानी कि इज टीचिंग लिखा है यहाँ पर, तो इसको क्या किया जाता है, इज बीइंग लगा दिया जाता है और टीचिंग को टाउट यानी कि इसको थर्ड फॉर्म में कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, द कोर्स इज़ बीइंग टाउट बाय द टीचर, टीचर को लास्ट में लिख दिया जाता है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होता है उसको लास्ट में लिख दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में इसको ऐसे बोला जाएगा, द टीचर इज़ टीचिंग द कोर्स, यानी कि अध्यापक जो है वो कोर्स को पढ़ाता है। लेकिन अगर इसको पैसिव वॉइस में बोला जाए तो इसमें बोला जाएगा कि कोर्स जो है अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, इसको ऐसे बोला जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या बोला जाएगा, इसमें कोर्स को बोला जाएगा, उसके बाद में किसके द्वारा पढ़ाया जाता है ये चीज़ बोली जाएगी, तो इसको बोला जाता है पैसिव। और ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाले का बताऊं तो राम ड्रॉज द पेंटिंग, अब यहाँ पर इसको पेंटिंग को आगे कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर पैसिव में बदल देंगे। अब आप यहाँ पर इसको ध्यान रखना कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है। तो यहाँ पर ये ड्रॉज है यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, पहले वाला था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और ये वाला किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसका ड्रॉज का हो जाएगा यहाँ पर इज एम आर कुछ भी लग के, इस ड्रॉज को हम यहाँ पर थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे द पेंटिंग इज ड्रॉन बाई राम, यानी कि पेंटिंग को राम के द्वारा ड्रॉ किया जाता है। एक्टिव वॉइस में ये है राम पेंटिंग को बनाता है और पैसिव वॉइस में पेंटिंग राम के द्वारा बनाई जाती है। एवरीवन लाइक स्वीट्स, तो यहाँ पर स्वीट्स आर लाइक बाई एवरीवन। और ऐसे ही श्याम इज़ बाइंग अ न्यू हाउस, तो यहाँ पर न्यू हाउस इज़ बीइंग बाउट बाई श्याम। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूअस में है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है, यहाँ पर इज़ लग के बीइंग लगा दिया जाता है और यहाँ पर इसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। बस हो गया आपका, ये पैसिव वॉइस में है। तो अभी बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप इसमें से सिर्फ थोड़ा सा जान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो लगभग आप 3-4 क्वेश्चन तो आसानी से करेक्ट करके आओगे। इसको एक्टिव वॉइस में ऐसे बोला जाएगा कि श्याम नया हाउस खरीद रहा है
और इसको पैसिव वॉइस में ऐसे बोला जाएगा कि नया घर श्याम के द्वारा खरीदा जा रहा है। हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो इसका हो जाएगा हैज़ योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन वाला है, तो क्वेश्चन वाले में ये हैव का यहाँ पर हैज़ हो जाएगा। हैज़ किसके लिए होगा, यहाँ पर योर असाइनमेंट जो कि है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर हैज़ लग जाएगा। ये योर असाइनमेंट को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर पहले लगा दिया जाएगा और उससे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी, जो कि योर असाइनमेंट के लिए क्या लग जाएगा, हैज़ लग जाएगा, क्योंकि योर असाइनमेंट क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पर हैज़ योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू, यहाँ पर बीन इसलिए लगा क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी सेंटेंस होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं, और उसके बाद में बाय यू। लास्ट में सब में देखना कि बाई कॉमन है, सब में जो है बाई जरूर लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका पैसिव वॉइस में आंसर होगा हैज़ योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय यू। एक्टिव वॉइस में अगर इसको हिंदी में बोले तो ये होगा क्या आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया, और इसको पैसिव वॉइस में अगर बोलूँ तो यहाँ पर ये बोला जाएगा क्या आपका असाइनमेंट आपके द्वारा कंप्लीट किया गया। तो आपको पता चल गया होगा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या अंतर है। अगर आपको इसको अच्छे से जानना है तो आप कमेंट कर देना, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिससे आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये तीसरे क्वेश्चन का ए वाला क्वेश्चन था जिसमें हमें एक्टिव पैसिव करना था। अब तीसरे का बी वाला, ये भी 10 नंबर का है, और इसके अंदर कितने प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हैं, और हर एक प्रश्न 1 नंबर का है। ये फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना है, ये जो ब्लैंक स्थान है, ये जो दिए गए वर्ड हैं, इनके हिसाब से जो भी यहाँ पर बोला गया है उसके हिसाब से हमें यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले में क्या बोला गया है, थिंक केयरफुली बिफोर, और उसके बाद में है योर न्यू असाइनमेंट। यहाँ पर ये होगा थिंक केयरफुली बिफोर, ज्वाइन का हो जाएगा ज्वाइनिंग योर न्यू असाइनमेंट। यहाँ पर इसका जेरेंड होगा ज्वाइनिंग। अगर हमें रिस्पॉन्ड का जेरेंड बनाना है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा रिस्पॉन्डिंग टू जॉब एडवर्टाइजमेंट्स इज़ अ स्किल दैट फ्रेशर्स मस्ट लर्न। हमें थर्ड वाले में इसकी अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल ऑफ ब्रेक, यानी कि ब्रेक वर्ड की सही फॉर्म यूज़ करनी है। प्लीज़ रिमूव द ब्रेक चेयर्स फ्रॉम द हॉल, नहीं, प्लीज़ रिमूव द ब्रोकन चेयर्स। ब्रोकन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि जो काम पहले हो चुका है, यानी कि जो चेयर्स हैं वो पहले से ही टूटी हुई हैं, तो इसलिए ब्रोकन चेयर्स यहाँ पर लिखा जाएगा। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन चेयर्स। यहाँ पे हमें चौथे में भी मीट की अप्रोप्रिएट फॉर्म यूज़ करनी है। तो शी रीच्ड द मीट पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, ये गलत होगा। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा शी रीच्ड द मीटिंग पॉइंट वेल बिफोर द अपॉइंटेड टाइम। हमें पाँचवें वाले में यहाँ पर एक फ्रेज़ लिखनी है जो इस सेंटेंस को पूरा बना दे, जिसमें हमें इफ़ क्लाउज या मेन क्लाउज का यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा व्हाट वुड हैपन। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लास्ट में है ना, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क का ही कुछ बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर हो जाएगा व्हाट वुड हैपन इफ़ वी डिड नॉट एक्सेप्ट देयर इन्विटेशन। छठे में हो जाएगा व्हाट वुड हैपन, जैसे कि वी मिस्ड अपॉर्चुनिटी, बस व्हाट वुड हैपन इफ़ वी मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, ये ऐसे इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सातवें में हमें वॉक की सही फॉर्म यूज़ करनी है। इफ़ समबडी वॉक्ड इन हर विद अ गन आई वुड बी वेरी फ्राइटेंड। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वॉक्ड, WALKED। अब यहाँ पर आठवें वाले में हमें करेक्ट फॉर्म यूज़ करनी है अंडरस्टैंड की। यहाँ पर हो जाएगा आई एम श्योर सतीश वुड अंडरस्टैंड इफ़ यू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू हिम। अब इसके बाद में अप्रोप्रिएट मॉडल यूज़ करना है हमें। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मस्ट। वी मस्ट गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। चूज़ द अप्रोप्रिएट, हमें अपोजिट और बिहाइंड इन दोनों में से कोई एक वर्ड यहाँ पर चूज़ करना है। द अपोनेंट सेट अपोजिट टू ईच अदर, या फिर बिहाइंड टू ईच अदर। बिहाइंड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अपोनेंट्स हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा अपोजिट। द अपोनेंट्स सेट अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, ये कंप्लीट सेंटेंस होने के बाद में ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका 20 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन इसमें से 10-10 नंबर का है। इन पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर मैंने इसकी हेडिंग डाली है और इसके यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखे हैं। सबसे पहले हम इसको हिंदी में देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में इंग्लिश में इसको आप पढ़ लेना। जैसे कि पहला वाला था अच्छी ग्राहक सेवा के अनिवार्य तत्व। ये सिर्फ समझने के लिए है, हिंदी में इसको बिल्कुल भी ना लिखना। यहाँ पर ये देखो मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है, ये हिंदी में सिर्फ समझने के लिए है, बाकी एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे ही इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो अच्छी ग्राहक सेवा के अनिवार्य तत्व, जो कि हमारा ए नंबर वाला क्वेश्चन है, यानी कि एजेंशियल्स ऑफ गुड कस्टमर सर्विस। अच्छी ग्राहक सेवा के अनिवार्य तत्व। अच्छी ग्राहक सेवा किसी व्यवसाय की सफलता का आधार होती है और इसमें ग्राहक की ज़रूरतों को समझना और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करना शामिल होता है। ये आपको वहाँ पर ऐसे लिखना है इंग्लिश में, जैसे कि सहानुभूति और धैर्य, और इसको हम इंग्लिश में ऐसे पढ़ेंगे एम्पैथी एंड पेशेंस। लिसनिंग टू कस्टमर विद जेन्युइन इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्न इज क्रूशियल। पेशेंस हेल्प्स इन एड्रेसिंग इश्यूज काल्मली इवन विद डिफिकल्ट कस्टमर्स। यानी कि ग्राहकों की बात ध्यान से सुनना और उनकी समस्याओं को समझना बेहद ज़रूरी है। कठिन ग्राहकों यानी कि गुस्से वाले जो ग्राहक होते हैं ना, उनके साथ भी शांतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए धैर्य आवश्यक है। तो ये आपको ऐसे हेडिंग बाय हेडिंग करके लिख देना है, जैसे कि प्रभावी संवाद यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, फिर प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स और नॉलेजेबल स्टाफ, पर्सनलाइजेशन, कंसिस्टेंसी, ऐसे करके कई सारी हेडिंग में आपको लिख देना है। और उन हेडिंग को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपके ये क्या हो जाएंगे, इनके सबके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगी। और यहाँ पर दूसरा है बी नंबर वाला, वर्क प्लेस एटिक्वेट। एटिक्वेट मतलब होता है शिष्टाचार, तो ये पूरा मिलाकर हो जाता है कार्यस्थल शिष्टाचार। यानी कि जो हमारा ऑफिस होता है वहाँ पर हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उस चीज़ के लिए हमें शॉर्ट नोट्स यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पंचुअली हेडिंग डाल के और यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में अच्छे से लिख दिया। और यहाँ पर सेकंड हेडिंग रिस्पेक्ट एंड कर्टसी, फिर थर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सम्मान और शिष्टता, फिर थर्ड है प्रभावी संवाद, फिर पोशाक नियम, पोशाक यानी कि हमारे जो कपड़े होते हैं यानी कि ड्रेस कोड, फिर टीम वर्क यानी कि सामूहिक कार्य, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन यानी कि विवाद समाधान, फिर कार्यस्थल स्वच्छता, जिनका हमें अपने वर्क प्लेस पे पालन करना चाहिए। यहाँ पर ये सारे शॉर्ट नोट्स ऐसे आपको लिख देना है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो आपको इसके सारे नंबर यानी कि 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे आसानी से। पूरे क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन में से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए हैं, अभी 4 क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी इसके रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें मेरी ignux.in वेबसाइट, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।